Dear students, welcome to your social science class. So dear students, today we will continue a chapter of civics, power sharing, division of power. सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें दो कंपोजिशन लिए गए हैं, एक श्रीलंका और बेल्जियम। अब हम श्रीलंका की बात करेंगे। श्रीलंका जो मेजॉरिटिज़म की बात करते हैं, श्रीलंका आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद 1948 में श्रीलंका अडोप्टेड अ सीरीज़ ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिन्हालीज सुपरमेसी ओवर द तमिल्स। क्या था कि तमिल के लोग क्या थे, कुछ लोग शिफ्ट हो गए थे श्रीलंका के अंदर और कुछ लोग सिन्हाली लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन जो मेजॉरिटिज़म था यानी कि सबसे ज़्यादा सिन्हाली भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पर ज़्यादा थे तमिल के बजाय। इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें सिन्हाला लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। अब मेजॉरिटिज़म इन श्रीलंका, मेजॉरिटिज़म की बात करते हैं। जो मैंने बताया था आपको, एक एक्ट पास किया गया था 1956 में जिसके अंदर सिन्हाली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और सिन्हाला स्पीकर्स जो थे वर प्रेफर्ड बोथ फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अच्छी पोजीशन पे आने के लिए और गवर्नमेंट जॉब्स पाने के लिए सिन्हाला स्पीकर्स को प्रेफरेंस दी जाती थी। सबसे पहले उन्हीं को रखा जाता था जॉब पे। तो बाकी की लैंग्वेज जो तमिल लैंग्वेज के लोग थे और उनको जॉब के लिए मतलब प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी, बल्कि सिन्हाली लैंग्वेज के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। अब रीज़न क्या था? डोमिनेंस ऑफ सिन्हाले कम्युनिटी ड्यू टू मेजॉरिटी। अब क्या था कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास थी? सिन्हाली लैंग्वेज के पास, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी क्या थी? सिन्हाली भाषा ही बोलती थी। तो मेजॉरिटी होने के कारण इसी भाषा को ही ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंग सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ फेवरिंग सिन्हालीज इन यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड जॉब्स। तो मैंने बताया था आपको कि प्रेफरेंस दी गई इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिन्हाली भाषा को यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशन दी गई और जॉब्स दी गई जो सिंहली भाषा सबसे ज़्यादा बोलते थे उन्हीं को। स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज़्म। तो इसमें क्या था कि जो बुद्ध लोग थे और जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे तो उनको भी स्टेट के अंदर प्रोटेक्ट किया गया था। अब पावर शेयरिंग मैंने बताया था कि पावर शेयरिंग क्या होता है, क्यों इसकी हमें ज़रूरत है, क्यों इसकी डिज़ायर है। तो इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, उसकी वजह से इसको कम किया जा सकता है। लड़ाई झगड़ों को कम किया जा सकता है किसके द्वारा? पावर शेयरिंग के द्वारा। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है कि सरकार के अंदर स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर पावर शेयर कर दी जाती है तो सरकार इधर उधर हिल नहीं सकती, क्योंकि सरकार की पावर को शेयर कर दिया गया है। इसीलिए वहाँ पर पावर की गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल रहेगी। अब जो मोरल रीजंस क्या है वहाँ पर कि पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जहाँ है वहीं पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग है तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी एक सबसे अच्छी गवर्नमेंट मानी जाती है क्योंकि उसमें पावर को शेयर कर दिया जाता है और बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक वे से गवर्नमेंट अपना वर्क करती है। पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। मतलब कि उनको एक राइट होता है पीपल्स को कि वो किसका चुनाव वो करना चाहते हैं, और उनके पास ये अथॉरिटी होती है, उनके पास राइट होता है, राइट टू वोट, और वो जिसको भी चाहे वो अपनी गवर्नमेंट का हिस्सा बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने बताया था आपको कि पावर शेयरिंग एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब इंडिया के अंदर गवर्नमेंट है हमारी कौन सी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमारे यहाँ पर एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और हमारी लोकल गवर्नमेंट है। तो इस प्रकार से तीनों गवर्नमेंट के अंदर पावर को शेयर किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो अथॉरिटी दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को भी अथॉरिटी दी गई है, कुछ पावर्स उनके पास हैं और कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट के पास हैं। तो इस प्रकार से सभी अपनी पावर का अपना अपना इस्तेमाल करते हैं और कोई भी एक दूसरे के वर्क में इंटरफेयर नहीं करता है।
Under this arrangement, government and administration give space to the diverse social groups. तो जो एक डाइवर्सिफिकेशन है, अब मैंने कल भी अपनी वीडियो में बताया था आपको कि इंडिया के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं और डिफरेंट कल्चर के लोग हैं। तो इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी एक हमारी गवर्नमेंट ने एक अरेंजमेंट किया है, एक अच्छी गवर्नमेंट अपना वर्क करती है और एडमिनिस्ट्रेशन भी सही प्रकार से काम करता है। इन दिस वे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ गेट अ फेयर शेयर इन पावर। तो इस प्रकार से जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, मान लो एसटी ग्रुप्स हैं यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या कोई भी लगा लीजिए आप, जिनकी माइनॉरिटी है यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको भी बराबरी का दर्जा दिया जाता है और उनको भी फेयर शेयर दिया जाता है पावर के अंदर। उनको भी बराबरी का दर्जा मिलता है, कम्युनिटीज़ में उनको रिस्पेक्ट मिलती है, डिग्निटी का ध्यान रखा जाता है और उनको भी पावर में आने का पूरा मौका दिया जाता है। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, जो इसी प्रकार से अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी पावर शेयरिंग की जाती है। तो इस प्रकार से इन डेमोक्रेटिक डिफरेंट पार्टीज़ कम टू पावर। इस प्रकार से डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, कंपटीशन होता है, अलग अलग पार्टी का आपस में कंपटीशन होता है कि वो किस तरह से पावर में आते हैं और आपस में कंपटीशन के द्वारा जिस व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, जिसके पास वोट्स ज़्यादा होती हैं, तो उसी को पावर में हमें उसको आने का मौका मिल जाता है। इन केस नो पार्टी गेट्स मेजोरिटी देन 2 और मोर पार्टीज़ फ्रॉम वन अलायंस टू कम टू पावर एंड फ्रॉम कोलिएशन गवर्नमेंट। अगर मान लो 2 पार्टी अगर मान लो कंपटीशन में हैं, एक पार्टी के पास अगर कम वोट्स हैं तो वो दूसरी पार्टी के साथ मिलकर वो अलायंस कर लेता है, संधि कर लेता है, यानी कि उनका आपस में सुझाव हो जाता है और आपस में उनका संबंध जुड़ जाता है और आपस में वो दो सरकार अगर आपस में मिलकर एक सरकार बनाती हैं या फिर एक सरकार के पास कम वोट है, वो दूसरी सरकार से मदद मांगता है और उसके साथ वो मिल जाती है सरकार सर्वसहमति से। तो इस प्रकार से उसको गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है। पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। तो इस प्रकार से पावर शेयरिंग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी होती है, प्रेशर ग्रुप्स में भी होती है और इस प्रकार से डिफरेंट मूवमेंट्स पॉसिबल हो सकती हैं डेमोक्रेसी के अंदर। तो देयर आर 2 एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग। तो बेल्जियम और श्रीलंका की जो 2 एक स्टोरीज़ ली गई हैं इसमें जो हमारा चैप्टर है, तो इसके अंदर जो ये स्टोरीज़ ली गई हैं, इनके बेस पे पावर शेयरिंग को समझाया गया है, बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी। तो कल हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, बेल्जियम में क्या था और श्रीलंका में क्या हुआ था, किस प्रकार से वहाँ पर पावर शेयरिंग हुई थी, इसके बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।